हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन में ये हमारी 26 क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एनपीएस के बारे में। ठीक है, एनपीएस क्या होता है फ्रेंड्स? नेशनल पेंशन स्कीम होती है। तो व्हाट इज एनपीएस? एनपीएस इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन 2004। ठीक है, तो पहले पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, लेकिन अब जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट कर दिया कि एनपीएस जो है आपको खुद ही, जो भी पीएसयू के एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, उनको एनपीएस में पैसा खुद ही डिपॉजिट करना पड़ता है। कुछ एम्प्लॉयर करता है, कुछ एम्प्लॉय करता है और उसके बदले में पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो एनपीएस क्या है? फुल फॉर्म, पहली बात, नेशनल पेंशन स्कीम होता है। तो एनपीएस क्या है? एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो कि 2004 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब जैसे अटल पेंशन योजना को कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए। उसी तरीके से एनपीएस भी रेगुलेटेड बाई किसके द्वारा होता है? एनपीएस हो चाहे अटल पेंशन योजना हो, दोनों ही पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ये किन के लिए अवेलेबल है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस के। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा बाकी सभी के लिए ही एनपीएस का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, पुरानी पेंशन वाली स्कीम जो है वो अभी भी आर्म फोर्सेस को अवेलेबल होती है। अब अगर आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करवाना है तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 65 साल। 65 साल के बाद आप एनपीएस का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या एनआरआई एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं? तो हाँ, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो होते हैं वो आपके एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। 18 से 65 के एज के बीच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको अलाउ नहीं है। एनआरआई को अलाउ है एनपीएस खोलना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनर से डिफरेंस होता है। एनआरआई ओपन कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, इन्हें अलाउ नहीं होता है, ये नहीं खोल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन शुड बी फ्रॉम एनआरओ या एनआरई अकाउंट ओनली। ठीक है, तो इसमें जो अगर एनआरआई कोई अकाउंट एनपीएस अकाउंट खोलेगा तो उसमें जो पैसा कट के जाएगा एनपीएस अकाउंट में, वो किस अकाउंट से जाएगा? उसके एनआरओ या एनआरई अकाउंट से जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ तक काफ़ी सारी बातें जानी। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम होती है, 2004 में लॉन्च की गई थी। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है। इसका रेगुलेशन कौन करता है एनपीएस का? तो पीएफआरडीए करता है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ये स्कीम जो है पीएसयूज़ के लिए, प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए अवेलेबल है, सिवाय किसके? आर्मी, नेवी, इन सब के लिए नहीं है। मिनिमम एज अगर आपको एनपीएस अकाउंट खोलना है तो 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 65 साल की हो सकती है अगर आपको ये अकाउंट खोलना है। क्वेश्चन है कि क्या एनआरआई एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं? तो एनआरआई एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, हाँ, ये अलाउड होता है। लेकिन पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्हें जो है एनपीएस अकाउंट खोलना अलाउ नहीं होता है। अब अगर कोई एनआरआई एनपीएस अकाउंट खोलता है तो जो पैसे डिडक्ट होने हैं वो किस अकाउंट से होंगे? एनआरआई के एनआरओ या एनआरई अकाउंट से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है प्रान। प्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो प्रान कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है प्रान का फुल फॉर्म फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रान इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है फ्रेंड्स? 12 डिजिट का होता है। प्रोवाइडेड बाई, कौन प्रोवाइड करता है? तो 12 डिजिट का, पहली बात तो जो प्रान होता है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। और ये जो है पीएफआरडीए प्रोवाइड करता है टू ऑल एनपीएस अकाउंट होल्डर। जो भी एनपीएस अकाउंट होल्डर होगा उसको एक प्रान अकाउंट नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर असाइन कर दिया जाता है, जो कि 12 डिजिट का होता है। ठीक है, तो जो पूछा सकता है, पहला तो प्रान का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, कितने डिजिट का होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हर इसे कोई प्रोवाइड करता है तो पीएफआरडीए करता है। अब कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें 10% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है और 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। और जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है
उसमें बेसिक सैलरी का 10% एम्प्लॉय करता है और 14% जो है एम्प्लॉयर करता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे प्राइवेट सेक्टर में दोनों 10% करते हैं, मतलब जो है एम्प्लॉय भी 10% और एम्प्लॉयर भी 10%, जबकि पब्लिक सेक्टर में 10% एम्प्लॉय करता है लेकिन 14%, अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है, एम्प्लॉयर 14% कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस अकाउंट में। ये कंट्रीब्यूशन का नियम होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में एनपीएस अकाउंट दो तरीके के होते हैं। नॉर्मली जो हम लोग को खुला हुआ है या मिलता है वो टायर 1 होता है। टायर 2 आप अगर चाहें तो वॉलंटरली खुलवा सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं होता है। टायर 1 मैंडेटरी होता है लेकिन टायर 2 मैंडेटरी नहीं होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा था टायर 1 और टायर 2 में, तो उसी के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। एलिजिबिलिटी, तो टायर 1 का अकाउंट जो एनपीएस का टायर 1 का अकाउंट है, एनी इंडियन सिटीजन जो कि 18 से 65 साल की एज का है वो ओपन कर सकता है। ठीक है, टायर 1 का एनपीएस अकाउंट। अगर टायर 2 को खोलना है तो मेंबर ऑफ टायर 1 ओनली, यानी अगर आप टायर 1 का अकाउंट होल्ड रखते हैं, अकाउंट खोला हुआ है आपने, एनपीएस टायर 1 के अकाउंट होल्डर हैं, तभी टायर 2 का अकाउंट खोला जा सकता है। कोई व्यक्ति सीधे जाकर के टायर 2 का अकाउंट एनपीएस का नहीं ओपन कर सकता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई कि कोई भी भारतीय जो 18 साल से 65 साल की एज का है वो एनपीएस का टायर 1 अकाउंट खोल सकता है। और अगर टायर 2 अकाउंट आपको खोलना है तो पहले आपको टायर 1 अकाउंट खोलना पड़ेगा, तभी टायर 2 खोल सकते हैं। डायरेक्टली टायर 2 अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। ठीक है, अब लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट समझिए। टायर 1 में जो भी पैसा आप जमा करेंगे वो 60 साल की एज तक आपका लॉक रहता है, जबकि टायर 2 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, नो लॉक इन पीरियड। ठीक है, पैसा जमा करिए, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन टायर 1 में आपको पेंशन मिलने के ही समय पर, ये 60 साल की एज पर ही आपको, है ना, तक पैसा जो है आपका डिपॉजिट रहेगा, निकलेगा नहीं। मिनिमम साल भर में कितनी बार जमा करना होता है, तो साल भर में कम से कम एक कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है, किसमें, टायर 1 में। ठीक है, और टायर 2 में कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, आप चाहें तो कोई भी कंट्रीब्यूशन पूरे साल में ना करें तब भी आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद में मिनिमम कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अकाउंट ओपन करने के लिए, तो टायर 1 का अगर अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम 500 रुपये जमा करना पड़ेगा, और टायर 2 के लिए मिनिमम 1000 रुपये आपको जमा करना पड़ेंगे, तभी आपका अकाउंट खुलेगा। उसके बाद में एक बार आपने अकाउंट खुलवा लिया 500 रुपये इसमें दे करके, 1000 रुपये टायर 2 में दे करके आपने अकाउंट खुलवा लिया, तो सब्सिक्वेंटली मिनिमम अमाउंट फॉर सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन, अगली बार जब आप उसमें डिपॉजिट करना चाहें तो कम से कम कितना जमा करना पड़ेगा, तो टायर 1 में कम से कम 500 जमा करना पड़ेगा, टायर 2 में कम से कम 250 रुपये जमा करना होता है। टैक्सेशन ऑन विड्रॉल, जब आप पैसा निकालेंगे तो टैक्सेशन का क्या नियम रहेगा, तो एट मेच्योरिटी द एंटायर कॉर्पस इज टैक्स एग्जिम्प्टेड, मतलब मेच्योरिटी पर जो टायर 1 में जितना भी पैसा जमा रहेगा उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और टायर 2 में द एंटायर कॉर्पस कैन बी विड्रॉन व्हिच इज एडेड टू द इनकम एंड टैक्स एज पर द टैक्स स्लैब। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए आपने टायर 2 में जो भी पैसा आपने जमा किया है वो पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए जमा किया तो 6 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आप निकालेंगे आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको वो टैक्स देना पड़ेगा उसी हिसाब से। ठीक है, उसके अंदर टैक्स बेनिफिट, तो 80C का बेनिफिट टायर 1 में मिलता है, टायर 2 में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है मैडम, तो ये हो गए बेसिक डिफरेंस। जो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये बातें हैं, इस पर ज़रा सा ध्यान रखिएगा कि मिनिमम कितना रुपए दे करके टायर 1 और टायर 2 का अकाउंट खोला जा सकता है। तो अगर आपको टायर 1 का अकाउंट खोलना है, ध्यान रखिए टायर 1 का अकाउंट खोलना है तो मिनिमम 500 जमा करना है, और उसके बाद में भी जब भी जमा करेंगे मिनिमम 500 जमा करेंगे। टायर 2 में आपको अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और उसके बाद में आप चाहो तो 250 रुपये मिनिमम जमा करके डिपॉजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो टायर 1 टायर 2 अकाउंट का मैंने डिफरेंस आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एलिजिबिलिटी, कोई भी 18 से 65 साल का व्यक्ति टायर 1 अकाउंट खोल सकता है जो भारतीय हो। टायर 2, वही जो टायर 1 जिसके पास अकाउंट है वही टायर 2 खोल सकता है। कम से कम 60 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, इसमें कोई लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। साल भर में कम से कम एक बार आपको टायर 1 में जमा करना पड़ेगा। ये सारे फीचर 1 के हैं, ये सारे फीचर 2 के हैं। आपको मिनिमम एक बार तो साल भर में जमा ही करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जमा करें साल में। मिनिमम कितने रुपए दे करके आपको अकाउंट खोलना होता है, तो 500 रुपये टायर 1 के लिए और 1000 रुपये टायर 2 के लिए। और उसके बाद में अगर आप जमा करना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपये जमा करिए, और इसमें कम से कम 250 रुपये हो तो जमा कर सकते हैं। टैक्स अगर आप विड्रॉल करेंगे तो पूरा का पूरा, मान लीजिए आपने 16 लाख रुपये जमा किया तो पूरा 16 लाख रुपये आपको मिल जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
पूरा नहीं मिलता है फ्रेंड्स, इसमें भी आगे चल करके 60-40 का रेशियो तो हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब टैक्स जो है एग्जिम्प्टेड होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसमें मान लीजिए आपने 16 लाख रुपए जमा कर दिए टायर 2 में, तो जब आप चाहोगे तो पूरा 16 लाख रुपए निकल जाएगा, लेकिन ये आपकी इनकम में काउंट हो जाएगा, फिर उस पर जो टैक्स लगता है वो आपको लगेगा। टैक्स बेनिफिट 80C के तहत आप ये दिखा सकते हैं, जो आप साल भर में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट दिखाते हैं, उसमें जो आप NPS 1 में पैसा जमा करते हैं उसको शो कर सकते हैं। NPS 2 में जो पैसा जमा होता है उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे, इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वही जो है काउंट किया जाता है। एम्प्लॉयर का पैसा जो एम्प्लॉयर जमा करता है उसको जो है टैक्स बेनिफिट में नहीं लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। टैक्स बेनिफिट, तो टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर 80C और 80CCD, है ना। 80C में भी अवेलेबल है और 80CCD में भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होता है, किसमें, आपके NPS अकाउंट में। प्री मेच्योर विड्रॉल या एग्जिट किया जा सकता है, तो इट इज़ मैंडेटरी टू इन्वेस्ट इन NPS अंटिल 60 साल की एज तक, ठीक है। 60 साल की एज तक आपको इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप पार्शियल कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो 3 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद में 25% तक आप निकाल सकते हैं। 3 साल में मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए जमा किए, तो उसका 25% 1 लाख रुपए हुआ, तो 1 लाख रुपए यानी 25% तक निकाल सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइबर अगर चाहे तो 3 बार जो है हर 5 साल के इंटरवल पर 3 टाइम्स जो है विड्रॉल कर सकता है। ये थोड़ी बहुत जो है मतलब छूट दी गई है, ठीक है। व्हाट अमाउंट कैन बी विड्रॉन आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद में आप कितना पैसा पा सकते हैं, तो 60 साल के बाद में 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। और कम से कम 40% आपको एक्यूमुलेटेड फंड में रखना पड़ता है, ताकि आपको रेगुलर एन्युटी या पेंशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्लियर हो गया। 60% आपको क्या करना पड़ेगा, आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 लाख, किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए NPS में इकट्ठा हुए, तो उसका 60% यानी 6 लाख रुपए वो एक मुश्त यानी लंपसम ले सकता है, और बाकी का मिनिमम 40% यानी 4 लाख रुपए उसको जमा करना पड़ेगा, ताकि इस पर वो है उसको रेगुलर एन्युटी, इसी 4 लाख रुपए वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके आपको पेंशन देती रहेगी। ये नियम है। तो 60-40 का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही है कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो है 60-40 होता है, अदरवाइज 20-80 है, ठीक है। मतलब अदरवाइज का मतलब अगर जो है इमरजेंसी में कभी निकालना पड़ जाए तो 20% ही जो है निकल सकता है, 80% जो है होल्ड रहेगा आपका पैसा, 20% निकल सकता है, ठीक है। पर तो ये हो गई हमारी काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पर क्लियर की NPS के बारे में। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है 80C और 80CCD के तहत टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। 80 मतलब 60 साल तक आपको NPS में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है, फिर भी 3 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद जो है आप 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 साल तक आप कंट्रीब्यूट करिए, फिर 25% तक पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। सब्सक्राइबर जो है 3 बार जो है 5-5 साल के इंटरवल पर 3 बार पैसे निकाल सकता है, थोड़ा थोड़ा ही निकाल पाएगा, ज़्यादा नहीं। जब आप 60 साल के बाद में विड्रॉल करना चाहेंगे तो जितना पैसा आपके खाते में इकट्ठा हुआ है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, तो आप 60 लाख रुपए अपने घर ले जा सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं। बाकी का 40 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा, है ना, एक्यूमुलेटेड फंड में जमा करना पड़ेगा, ताकि आपको रेगुलरली पेंशन या एन्युटी मिलती रहे। तो एड मेच्योरिटी जो रेशियो होता है 60 और 40 का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर समझ ली फ्रेंड्स। ये मैंने आपको टायर 1 टायर 2 में डिफरेंस बता दिया। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय में मैंने आपको बताया नहीं कि जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो जो ये 10% कंट्रीब्यूट करते हैं इसी पर ही मिलता है। जो आप 1.5 लाख रुपए दिखाते हैं सेविंग साल की, उसमें केवल जो है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसी पैसे को ही कंसिडर किया जा सकता है। प्रान नंबर 12 डिजिट का होता है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। इसे PFRDA इशू करता है। NRI अकाउंट खोल सकता है, यस खोल सकता है। PIO नहीं खोल सकता, OCI नहीं खोल सकता है, ये NPS अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल। ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी होनी चाहिए, 65 साल, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है NPS को, PFRDA। कौन रेगुलेट करता है अटल पेंशन योजना को, उसे भी PFRDA ही करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। NPS स्कीम कब आई थी, 2004 में आई थी, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ में ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।